तो आज हम वार्तालाप करने वाले हैं हरियाणा बनने के बाद जो चरखी दादरी के पहले विधायक बने थे श्री गणपत राय जी, उनसे हम आज एक खास मुलाकात करेंगे। राजनीतिक पहलुओं के बारे में जानेंगे, कैसी राजनीति है वो तमाम जानकारी आज हम सर से बात करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणपत राय जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए जी। आपकी एजुकेशन सर चरखी दादरी में क्या, वो तमाम जानकारी आज आप इस इंटरव्यू के थ्रू हमारे जो देखने वाले हैं उन तक हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मेरा तो बड़ा साधारण जीवन रहा है जी। जी मैं सर। यहाँ चरखी दादरी में रविदास नगर होता है उसमें उस स्थान पर पैदा हुआ था जी सर। और बड़े गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे माता पिता बहुत ही मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति थे। उनके घर में घर भी क्या था उन दिनों में। मैं 1935 में मेरा जन्म हुआ और उन दिनों में सारे देश की ये हालत थी, सारे समाज की ये हालत थी कि अच्छे बड़े मकान नहीं हुआ करते थे, पक्के मकान भी बहुत मुश्किल से लोगों के होते थे। मैं तो एक झोंपड़ी में पैदा हुआ था। क्या बात है सर। और वहीं पर पला बढ़ा और सब कुछ वहीं मैंने रहते हुए दादरी गवर्नमेंट हाई स्कूल दादरी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। कौन से सन में सर आपने? सन 1954 में मैंने मैट्रिक पास करी थी। जी सर। उसके पश्चात मेरे माता पिता की ऐसी पोजीशन नहीं थी कि वो मेरे को आगे पढ़ा सकें कहीं पर। जी और सर। उन दिनों में कहीं कॉलेज भी नहीं हुआ करते थे। जी सर। दादरी में तो था ही नहीं, बल्कि आसपास भी सिर्फ भिवानी में वैश्य कॉलेज हुआ करता था, वैश्य कॉलेज या रोहतक में हुआ करते थे। जी सर। तो मैंने अपने आप ही भिवानी जाकर एडमिशन ले लिया। उस वक्त इंटरमीडिएट हुआ करती थी। अच्छा जी। उसमें मैं भिवानी दाखिल हो गया और एक किराए का कमरा लेकर के हाँ जी। मैं उसमें रहने लग गया। सर, मैं बीच में एक बार बात काटना चाहूँगा, जी। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सर या तो आपने मन में बना लिया था कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, चाहे घर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, या समय के साथ-साथ परिवर्तन होता रहा है सर? बस मैंने तो मन ही बना रखा था, मेरे स्वभाव में ही था ऐसा कि मैंने यहाँ रुकना नहीं है, एजुकेशन लेनी है और आगे बढ़ते जाना है, चाहे सर। कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। न उन दिनों में कोई यातायात के साधन होते थे। भिवानी में जाने के लिए सड़कें नहीं थी, न बसों का आना जाना था, कोई बस होती ही नहीं थी, रेल होती थी। हाँ इसमें जी। 8 आना किराया लगता था। 8 आने 50, यानी कि 50 पैसे जी। 50 पैसे लगते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से लोगों के पास मिला करते थे। जी सर। तो मैं भिवानी रहा और वहाँ पर इंटरमीडिएट करके मैंने वहाँ पर भी स्टूडेंट लाइफ में भिवानी में अच्छा प्रभाव डाला जी सर। अपने प्राध्यापक गण पर और विद्यार्थियों साथियों पर भी। तो सर, जो एजुकेशन के लिए जो खर्चा पानी लगता था वो कैसे मुहैया होता था सर? मुहैया उस वक्त यानी पैसे की इतनी तंगी थी और इतनी कीमत हुआ करती थी। मेरा भाई उस वक्त पुलिस की नौकरी करता था, क्या नाम था बड़ा सर? भाई हाँ जी जी। पूर्ण चंद। पूर्ण तो चंद जी। उसने मेरे को हौसला दिया जी कि सर। भाई तू अपना जीवन बना और पढ़ाई कर। तो मेरे को 10 रुपये महीना की मिला करते थे। 10 रुपए जी, उस समय की आप अपनी एजुकेशन के लिए उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ। जी सर। तो वो 10 रुपये भी मेरे को उसी वक्त तक मिले। फिर एक परमात्मा की ये दया समझिए और समाज की कह लीजिए या सरकार की कह लीजिए जी सर। कि हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा दिया करते थे। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो उस समय वजीफा मिलता था जी, जो हाँ होशियार बच्चे होते थे सर उनको हाँ। वजीफा देते थे, या आम लोगों को मिलता नहीं था? नहीं, हरिजन विद्यार्थियों को। ओनली हरिजन हाँ को जी। उनको। जी सर।
तो एक वो फॉर्म भरा जाता था, वो मैंने भी भर दिया। हाँ जी। तो 1 साल के बाद वो रकम मेरे को 1 साल की मिली। जी सर। उस रकम से फिर मैंने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। चलती रही। चलती रही सर। हाँ, आपने सर कितने तक पढ़े सर फिर आप? फिर मैं भिवानी से मेरा मन उब गया। हाँ जी। मैंने देखा कि वहां पर छुआछूत बहुत ज्यादा थी। भिवानी में सर? हाँ, उस जमाने में होती ही थी। उस टाइम में बिल्कुल सर। हाँ, न तो मेरे को हॉस्टल में रहने दिया गया, हाँ जी। मेरे साथ छुआछूत बरती गई, और लोग विद्यार्थी भी कह लीजिए और दूसरे भी, यानी हॉस्टल के मेस में मेरे को खाना, मैं भी मेरे साथ दुर्व्यवहार, वहाँ भी दुर्व्यवहार, दिक्कत थी जी जो। दिक्कत थी उन दिनों में। तो मैंने वहां से छोड़ करके मैं हिसार दाखिला ले लिया दयानंद कॉलेज में। हाँ जी सर। वो आर्य समाज की विचारधारा का, दयानंद की भी, महर्षि दयानंद की विचारधारा का वहाँ पर वातावरण था। वहाँ पर छुआछूत नहीं थी, और मैंने वहाँ से बीए करी। बीए करी सर। बीए करके वहाँ से फिर मैंने आगे बढ़ना की सोची, लेकिन साधन तो मेरे पास थे ही नहीं किसी सीमित, तरह के। बिल्कुल जी, सीमित साधनों में आगे बढ़ना था, हाँ, लेकिन आप में एक जुनून था जुनून था। कि एजुकेशन प्राप्त करके। जी सर। तो मैं दिल्ली चला गया। जी। दिल्ली जा करके मैंने नौकरी की तलाश करी। हाँ जी सर। तो उन दिनों में नौकरी मिलना भी बड़ा सुविधाजनक था, आसानी से मिल जाया आसानी करती से। थी। तो मैं पहले तो रेलवे में मेरे को नौकरी मिली। जी सर। वहाँ पर मैंने 1 साल तक नौकरी करी। हाँ जी। फिर उसके पश्चात केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई में हाँ जी। मेरे को अच्छी नौकरी कह लीजिए, पहले से अच्छी नौकरी मिल गई। जी सर। वहाँ पर रहते हुए मैंने फिर LLB पास की। LLB, और सर कहते हैं कि अपने इलाके में उस समय कमी LLB वगैरह, हाँ, बहुत एजुकेटेड ही कम होते थे सब। बहुत अमीर घर के ही बच्चे कोई एजुकेशन पा सकते थे LLB की। LLB क्योंकि LLB जो है उस जमाने में यहाँ नज़दीक कोई कॉलेज नहीं था, न यूनिवर्सिटी थी। हाँ जी। तो लाहौर जाके प्राप्त किया करते थे, या लाहौर में ही करते थे LLB जी जाकर। जी जी जी। लेकिन लाहौर तो रहा नहीं था उस हाँ समय में। जी सर। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, हाँ जी। उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। तो सर LLB पास करने के बाद आगे सर? उसके पश्चात मेरे मन में तो जुनून था ही हाँ जी। कि मैंने नौकरी नहीं करनी है, मैंने लोगों की सेवा के लिए मैदान में आना है। जी सर। और मैं जो था ना, कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे करके जो नौकरी में मेरे को मिले, जी सर। वो इकट्ठे करके मैंने दादरी में अपना अड्डा जमा लिया। जी सर। एनरोल करवा लिया एज एडवोकेट। एज ए एडवोकेट सर। हाँ जी। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इस पक्ष में नहीं थे कि भी मैं नौकरी छोड़ करके और यहाँ पब्लिक लाइफ में आऊँ या LLB की वकालत करूँ, क्योंकि वकालत करना भी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। मुश्किल था क्योंकि जी उस समय पैसों की दिक्कत, किल्लत चल रही थी। पैसों की दिक्कत और गुजारा। अच्छा, सबसे मेरे लिए क्या कहूँ, रुकावट की बात ये थी, अब तुम रुकावट है कहूँगा, कि मेरी शादी भी मेरे घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी। सर उस समय आप तो एक अग्रसर थे अपनी एजुकेशन की तरफ, लेकिन उस समय शादी का बीच में। हाँ, ये भी एक मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी। तो ये भी बड़ी भारी एक वो थी, कंसिडरेशन थी कि मैं करूं तो कैसे करूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पर एनरोल करवा लिया अपने आप को। हाँ जी। परमात्मा की ऐसी दया हुई, परमात्मा की ही मेहर कहूंगा मैं तो। हाँ जी सर। ये भी किसी पर होती होगी शायद, और वो मेरे पर हुई। जी सर। तो हरियाणा जो था पंजाब से अलग हो गया। जी सर। अलग होते ही मैंने 66 में तो यहाँ पर एनरोल करवाया, और 67 में जो यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए। हाँ जी सर। तो उसमें मेरे को
कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला जी। टिकट भी मिल गया। कौन से सन की बात है सर ये सन 67 1967। 1967 जी। हाँ, तो मैं और रामकृष्ण गुप्ता जी को उस वक्त जो कांग्रेस के प्रधान हुआ करते थे, हाँ जी। उन्होंने मेरी बड़ी सहायता करी इस बारे में। रामकिशन गुप्ता जी तो एजुकेशन हब के जी वो जनक माने हाँ जाते हैं हाँ चरखी हाँ, दादरी में। उनके साथ मैं भी रहा इस उनकी इस अभियान में। अभियान में जी एजुकेशन हाँ, संस्था को स्थापित करने में सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। तो उन्होंने एमपी का चुनाव, एमपी का और एमएलए के चुनाव दोनों एक साथ हाँ जी। होने थे उस वक्त, वो हुए। तो उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा और मैंने एमएलए का। वो मैं बन गया यहाँ से एमएलए बने जी। हाँ, कितने वोटों से जीते थे उस समय सर? वोटों से परसेंटेज मेरी अच्छी थी, 60 क्या? 62 या 60 कुछ ऊपर थी। और सर ये भी सुनने में आ रहा है, दादरी के लोग बता रहे हैं, जहाँ से हमने जहाँ भी सुनने का मिला है कि दूसरी तीसरी बार भी लोगों ने स्वयं आपको उठाया सर, आपका कोई मन अपने ही नहीं आप था। ही लोगों में ही एक वो था, जोश था, एक मानसिक उनके वो थी कि ये आदमी मेरे को अपना लिया, लोगों ने, पब्लिक ने मेरे को अपना लिया। जी। मेरे को किसी तरह की जरूरत, पहला चुनाव मैं आपको कहूंगा कि मेरा कुछ भी तो खर्चा नहीं हुआ। आपके अपोजिट कौन था सर उसमें? अपोजिट थे अपने हरनाम सिंह जी। हरनाम सिंह जी। हाँ, उनका भी काफी रुतबा होगा जी उस समय। उस वक्त वो रुतबा था जी उनका। अ, वो एक बार एमएलए रह भी चुके थे। अच्छा जी, यहीं से जी? हाँ, दादरी से ही। दादरी से जी। चौधरी निहाल सिंह तक्षक और हरनाम सिंह यहाँ से हरनाम जी। एमएलए रह चुके थे, लेकिन उन्होंने उस जमाने में सन 52 में दल बदल लिया था। वो बने तो कांग्रेस से थे, हाँ जी। लेकिन पेप्सू स्टेट में उस वक्त अकालियों की सरकार हुआ करती थी। जी सर। तो उन्होंने जो था न, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं और अकालियों की सरकार में दल। पब्लिक फिर दोबारा फिर आप एमएलए फिर 67 में असेंबली हमारी 7 महीने चली, 7 सवा 7 7 महीने। महीने। हाँ सर। 7 महीने असेंबली चली। जी सर। और उस वक्त भी फिर हमारा वो असेंबली दल बदल की शिकार बन गई। अच्छा जी, असेंबली जी। हाँ, कुछ लोगों ने डिफेक्ट कर दिया अच्छा जी। पार्टी से, और पंडित भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर होते थे, उस समय उनकी सरकार भंग हो गई। जी सर। राव वीरेंद्र सिंह उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बने। राव वीरेंद्र सिंह। हाँ हाँ, लेकिन वो सरकार भी सिर्फ 7 महीने चल पाई जी। चल पाई। और मेरे पर भी बहुत भारी दबाव पड़े उस वक्त भी कि मैं भी दल बदल लूं, और सब तरह के लोग बहुत लालच दिए गए, मंत्री पद के लिए भी और वैसे पैसे के लिए। पैसे के लिए भी। लेकिन मैंने ये सारी चीज करी नहीं, मेरा मन ही नहीं मांगता था कि भी इस तरह का। क्योंकि सर ये कहा जा रहा है कि आपकी एक साफ छवि और लोगों की मदद करना ये आपकी नीयत में था, तभी आप चरखी दादरी के 3 बार विधायक जी बने सर। जी जी जी, ऐसा ही। हाँ जी। तो सर और क्या क्या कठिनाई देखने को मिली सर की राजनीति, उस समय की राजनीति देख रहे हो आप और आज की जो राजनीति है सर, कितना फर्क आ गया सर? जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। उस वक्त फिर भी एक तो इतनी बेईमानी नहीं थी, और एमएलए बनते थे सेवा करने के लिए, जी सर। पब्लिक की सेवा करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। लेकिन आजकल वो बात नहीं है। जी सर। आजकल एक तो धन का बोलबाला है। एमएलए बनता ही वो आदमी है जिसके पास अथाह संपत्ति हो सर। गरीब आदमी या चरित्रवान आदमी जिसको कह सकते हो, जो लोगों की सेवा करना चाहता है, उसके लिए एमएलए या एमपी बनना बहुत कठिन है बहुत आज के कठिन समय काम में है। सर। पहली बात तो ये है कि उसको पार्टियां टिकट ही नहीं देती। बिल्कुल सर। टिकट नहीं देंगी तो एमएलए बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा सर।
तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, ये कह सकते हैं सर कि हम, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, रुतबा है, तो ही आपके परिवार से कोई राजनीति में जा सकता है, अन्यथा तो ये एक युवा के लिए सपना हो गया सर। मान लो एक गरीब परिवार से है कोई और देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो सर वो युवा कैसे आगे आएंगे सर? बहुत ही ये एक कठिन काम है, और कोई बिरला ही ऐसा के आदमी होगा जिसके साथ है, यानी बिना उसके पैसे के और बिना उसके, वो भी हाई कमांड की, पार्टी की हाई कमांड है या कोई बड़ा अच्छा नेता है जिसकी ये पार्टी के अंदर बहुत ही वो चलती है, हाँ जी। और उसका वो मुंह लगता हुआ आदमी है, जी वो सर। तो बेशक गरीब निक, होते हुए भी निकल सकते हैं निकल सर। सकता है, टिकट मिल जाती है। ये- लेकिन दिक्कत ये आती है कि ऐसे आदमी को पब्लिक भी रिजेक्ट कर देती है। पब्लिक। हमने ये अब इस चुनाव में देखा। जी सर। सर अब तो चुनाव खाली प्रचार के रह गए हैं सर। बस प्रोपगंडा का है, दिखावा है, आडंबर है। बाकी ये है कि इसमें पावर में आ जाओ, शक्ति हासिल कर लो, और अपने वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, मौज करो। मौज करो सर। लेकिन सर समाज का क्या होगा सर? समाज तो दुखी ही रहेगा, समाज को तो राहत मिलेगी नहीं। लोग इसी तरह से, जैसे बड़ा मुश्किल काम है समाज में सेवा भाव के आदमी मिलना और उनकी सेवा करना। चलो सर ये भी जानेंगे कुछ आपकी अच्छे अच्छे उस समय सर इंदिरा गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई थी सर। वो बैठी। हाँ वो फोटो हम एक बार हमारे दर्शकों को फोटो भी दिखाएंगे। सर वो भाखड़ा बांध के यहाँ पे इनोग्रेशन के लिए आए थे कभी ना? इंदिरा गांधी भाखड़ा बांध के यहाँ पर नहर, नहर विभाग ये अपने जी दिक्काड़ा रोड पे जो हाँ, इंदिरा बन रही। गांधी कैनाल जिसको कहते हैं, जी सर। इसके उद्घाटन के लिए आई थी चौधरी बंसीलाल जी, उन दिनों में मुख्यमंत्री होते थे। और ये भी कहते हैं कि सर बंसीलाल जी का आपका था प्रेम था सर, या? प्रेम बहुत ज्यादा था हमारा वैसे तो, हाँ जी। लेकिन हमारे रास्ते दो थे। कैसे सर? ऐसे थे कि चौधरी बंसीलाल जी को हमने ही तो चीफ मुख्यमंत्री बनाया था। जी सर। अब मैं वो बात तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि जी वो जी। बहुत बीती हुई बात हो गई, और उसका डिस्क्लोज करने का कोई मतलब भी नहीं 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 रहेगा। बिल्कुल सर, कोई ऐसी बात हम उठाएंगे नहीं जिससे कुछ समस्या पैदा हो सर। हम एक ही ग्रुप के आदमी थे, हाँ जी सर। चौधरी बंसीलाल जी और मैं, ग्रुप था हमारा एक, हाँ जी। उन दिनों में भी। तो वो मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल ने बनाए, हाँ जी। और मेरे से सलाह मशवरा करके बनाए, मेरी सहमति से बनाए। जी सर। वो बनाना चाहते थे मेरे को, जी। लेकिन मैंने कहा पंडित जी मेरे को तजर्बा नहीं है, मैं नया आदमी हूँ। उस समय सर आपको पॉलिटिक्स का इतना वो नहीं था सर, नहीं हाँ, तो। मुझे इतना वो ये उतार चढ़ाव, और ये मुख्यमंत्री का पद तो बहुत ज्यादा जिम्मेवारी का होता है। जिम्मेवारी का होता है, लेकिन आपने एक ईमानदारी निष्ठा से बता दिया कि जी मैं संभाल नहीं पाऊंगा सर। हाँ, अवसर आपके पास था सर उस समय। हाँ, अवसर मेरे को मिला था। जी। इसमें कोई, मैंने ये बात आपके सामने ही कही है, और किसी के आगे मैं कहता भी नहीं इस बात को। नहीं। बिल्कुल सर। तो मुख्यमंत्री रहे वो, और उन्होंने अ, हमारे वैसे उस मैं इनके, क्योंकि पंडित भगवत दयाल के जी के साथ है, इन्होंने 2-3 महीने तो निभाई। हाँ जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर ये उनसे वो अलग हो गए और अपना रास्ता अपना लिया इन्होंने, और मैं पंडित जी के साथ ही था। उस समय सर। हाँ, मैंने पंडित जी को नहीं छोड़ा। जी। चौधरी बंसीलाल जी ने सारा जोर लगा लिया कि भाई इनको छोड़ दे, तू मेरे साथ रहे, और जो चाहे वो पदवी ले ले। ले ले। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी उन्होंने मेरे को उस समय ऑफर दिया था ऑफर सर। दिया, और बोला कि और जो कुछ जबान से निकाले पैसे की तरफ से या और से, वो भी तेरे को मिलेगा। क्या बात है लेकिन मैंने सारी चीज ये ये स्वीकार नहीं करी, और मैं पंडित जी के साथ ही रहा। राज।
सर जहाँ तक सवाल है एक एमएलए का रुतबा जो पद देखा जाता है सर, आपकी जिंदगी बिल्कुल ही सादगी से भरी रही है सर। एक ईमानदार निष्ठा से आपने शहरवासियों के उस समय काम भी किए थे सर। वैसे तो मैं अपोजिशन में रहा हूँ सदैव, हाँ जी। और मेरे को मौका भी मिला अब कि मेरी सरकार में भी बहुत अच्छी जगह मिलती मेरे को। हाँ जी सर। सन 1977 में यहाँ जनता पार्टी बनी देश के अंदर, जी सर। और सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर के संघर्ष कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ और इंदिरा जी के खिलाफ। जी सर। तो 77 में जो था वो जनता पार्टी का राज आया। हाँ जी। मैं भी जनता पार्टी में था उस वक्त, उस समय जी। और मेरे को टिकट दिया गया भवानी खेड़ा से। जी सर। भवानी खेड़ा तो हाँ जी, भवानी रिजर्व खेड़ा था, दादरी रिजर्व जनरल था। बना दिया। ये पहले ये भी रिजर्व बता रहे हैं सर, हाँ, दादरी ये रिजर्व था, पहले जी हैं, ये रिजर्व था, और यहाँ से मैं हारता नहीं था किसी सूरत में भी। इसीलिए ये जनरल बना दिया गया सर। चौधरी बंसीलाल जी का और तो बस चला नहीं किसी तरह से, हाँ जी। और उन्होंने, क्योंकि मेरे को वो रास्ते से हटाना चाहते थे, तो उन्होंने इस दादरी हलके को जनरल बना दिया, और इस दादरी के को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बाढ़ में लगा दिया, बाढ़ में बन गया जी। जी सर। और दादरी में तो कुछ हिस्सा रह ही गया, एक या क्या मुंडाल मुंडाल जी, और एक भिवानी। कुछ गांव भिवानी में लगा दिए, कुछ बाढ़ में लगा दिए, और कुछ इसमें मुंडाल में लगा दिए। जी सर। चार हिस्सों में बांट दिया। अब कि ये यहाँ से जीत नहीं जीत नहीं सकेगा, सकेगा जी। और जनरल कर दिया। वो मेरे को बताऊं था ना, मैं मेरे को भवानी खेड़ा से टिकट दिया गया। जी सर। तो वहां से एक जगन्नाथ जी होते थे जो बाद में मंत्री भी रहे, जी सर। उनको टिकट मिला नहीं, वहां से वो दावेदार थे, और मैं नॉमिनेशन करके एसडीएम ऑफिस से, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से बाहर निकला था, और वो जो था ना, बड़ी, अब मैं क्या कहूँ, नहीं नहीं नहीं, रोने लग गया वो। उस समय सर। हाँ, और रोने लग गया, बोला कि मेरा कुनबा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, और मेरे को बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो। क्या बात। मैंने इस बात से मैं पिघल गया, हाँ जी, इमोशनली। इमोशनली मैंने कहा भाई वाकई में इसके साथ अन्याय हुआ है, और मैं टिकट चाहता भी नहीं था वहां से, मैं तो दादरी से लड़ना दादरी चाहा। से, क्योंकि सर आपका यहीं पर परिवार था, हाँ, सब यहाँ कुछ सब दादरी कुछ के था लिए मेरा, करना था आपको। और पब्लिक भी, जो मेरे वर्कर थे वो भी चाहते थे यहीं से लड़ूं, दादरी से लड़ेंगे। हाँ, तो मैंने कहा भाई मोनवाद पर्ची जिसको टिकट कहते हो, वो उसको निकाल के ले भाई तू, और तू आज शाम तक दिल्ली चला जा, और वहां से इसको अपने नाम करवा ले। कौन से सन की बात है सर ये? ये सन 77 की बात है। 77 की बात है। हाँ, 1977 की। जी जी। बस उसको क्या था वो तो सर आपने 2 अवसर मिले सर आपको, हाँ, और दोनों अवसर आपने किसी और को हाँ, दे दिए और सर। को दे दिए। अच्छा, फिर और बताऊं आपको, हाँ जी। अब वो बात बड़ी विस्फोटक है। जी जी जी। ये इतना कुछ होते हुए, अच्छा 77 में मैं हार गया वहां से, क्योंकि भवानी खेड़ा से, क्योंकि एक इलाका भी अलग हो गया था सर। इलाका भी अलग हो, लेकिन वो कोई बात नहीं थी। हाँ वो जी। तो लोगों में उस वक्त इतना जुनून था जनता पार्टी के उस हक में, इतनी हवा थी, इतनी आंधी तूफान चल रहा था कि जिसको भी टिकट कहीं से भी दे दिया वही बना। वही बना सर। तो ये बात भी नहीं थी, मैं वहां से बनता, और अच्छे वोटों से बनता, और लोगों ने पैसा भी बहुत दिया। क्या बात है। तो अब वो वहां से बन गया, फिर मैं तो हो गया ना बेकार, मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, किसी तरह का साधन नहीं, वो टिकट भी सारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। हाँ जी। यानी हमने वो दिन देखे हैं, आपको मैं सही बताऊं, जो असेंबली से मेरे को कागज मिला करते हैं ना, जो जी जी वो रद्दी इकट्ठी होगी इतनी, तो उनके लिफाफे बना बना करके, और वो
वो बेचा करते वो हैं। बेचा करते हैं हम। उससे जी परिवार का हाँ, फिर मेरे बच्चे और मैं, उससे गुजारा हो गया। तो मेरे ऊपर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मेरे जो साथी थे या मेरे शुभ चिंतक नेता भी तो होते थे ना मेरे बाबा, हाँ जी चाहे वो भले जनता पार्टी में थे और मंत्री भी बने थे, अच्छे पदों पर। और जो चौधरी भजन लाल जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे। चौधरी भजन लाल जी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को बिजली बोर्ड का मेंबर बना दिया। जी सर। 3 साल में उसमें रहा, उसमें रहते हुए लोगों की सेवा करी। बिजली के उससे भी, महकमे से भी जो लोगों के काम पड़ते थे, या बिजली के कनेक्शन लेना, ट्यूबवेल के लेना और कुछ लेना, बिजली से जो वास्ता पड़ता था, मैंने लोगों की सेवा करी 3 साल तक। और लोगों को, नौजवानों को उसमें नौकरी भी लगाई। नो है जी। दादरी में एक बात और सुनने में आ रही है कि जी उस जब आप विधायक होते थे तो काफी लोगों को आपने रोजगार दिया और उन्हीं लोगों को दिया जो काबिल थे सर। काबिल थे। अब बिजली बोर्ड में तो क्लास 4 की भी तो भर्तियां होती थी, फिर दूसरे एसडीओ, एक्सीएन और इनकी भी होती थी, वो भी, यानी तरह तरह की जो बिजली बोर्ड बहुत बड़ा महकमा है। हाँ जी बहुत बड़ा महकमा है, इसके अंदर काफी स्कोप है सेवा करने की। सेवा करने की सर। हाँ, तो वो किया हमने, लोगों को नौकरियां दी और उनको रोजगार दिए। मेरे को खुद ही सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया करते थे, यानी मेरे उससे उससे जी के भी ईमानदार आदमी है, कोई ईमानदार किसी तरह की वो ये कर नहीं सकते कि भाई गड़बड़ नहीं करेगा। आपसे डिस्कस करते थे कोई भी मीटिंग वगैरह में कि ये काम करना है या नहीं करना है सर। हाँ, तो ये रहा 3 साल तक। तो फिर उसके पश्चात मैं वहां से, समय पूरा हो गया, चौधरी भजन लाल जी ने मेरे को HPSC का मेंबर बना दिया। HPSC का हाँ, जी सर। वो भी एक रहस्यमयी बात है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। जी जी वो मैंने बाद में पता चला कि मेरे को तो यानी एडजस्ट इसलिए कर दिया कि मैं और चीज के लिए सर वो मेरे को, वोट बैंक होता है सर उनका भी एक आइडियाज के जरिए जी या क्या हाँ, कहें। पंडित भगवत दयाल जी उन दिनों में मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। जी सर। तो उन्होंने, क्या हुआ, इंदिरा जी चौधरी भजन लाल जी को इससे चीफ मिनिस्ट्री से हटाना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी चौधरी भजनलाल जी को जी हाँ, और उनकी जगह किसी गैर जाट को चीफ मिनिस्टर ही बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी। हाँ, कौन से सन की बात है सर ये? ये सन 84, 83 84 की, 83 84 में सर। 83 84 की बात है। तो अब जो भी है ना जी जो रहस्य आपने छुपा रखे हैं सर हाँ, वो आप बिल्कुल बोल सकते हैं बेबाक होकर कोई ना बात बोल नहीं तो है। सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि चौधरी भजन लाल जी के तो बेटे भी इस वक्त हैं, और मैं उनके साथ भी मेरा अच्छा अच्छा हो रहा है। तो क्यों मन मुटाव पैदा करे, ना एक ना बात है वो वैसे ही खत्म होगी हो, जिसमें कोई लाभ नहीं हो। ना 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 बिल्कुल तो सर। इसलिए, आई एग्री विद यू दिस हाँ, पॉइंट सर। तो मेरे को फिर चौधरी भजन लाल जी ने इसमें HPSC में एडजस्ट कर कर दिया। दिया जी। मैं वहां पर भी फिर लोगों की सेवा तो कर ही रहा था, जैसे भी हो रही थी, मेरिट के हिसाब से भी कह लीजिए, और वैसे भी मैं अपने शहर की और गांव इलाके की उससे भी भाई लोगों को इंटरव्यू में मदद तो होती है, वो किया करता था। जी सर। और किसी तरह का, यानी जिसका कुछ कोई और नहीं होता था, उसका सहारा मैं बनता था। सर क्या बात है सर। हाँ, HPSC में रहते हुए काम किया हमने खूब। और चौधरी देवीलाल जी जो थे, सन 85 की बात है ये। जी सर सन 85।
1985 से। हाँ, सन 85 की है या 87 की, जब उनका बोलबाला बहुत जबरदस्त था। और यहाँ पर इलेक्शन चुनाव होने थे। यहाँ पे सर? हाँ, अपने हरियाणा में। जी 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 सर। मैं चंडीगढ़ में था ही। हाँ जी। तो ये देवीलाल जी मेरे पास पहुंचे और कहने लगे, भाई गणपत, मैं तेरे को एमएलए बनाना चाहूँ। अच्छा जी। मैं बोला कि चौधरी साहब, मैं तो एसपीएससी का मेंबर बने हुए हूँ हाँ जी। और एमएलए मैं कई बार बन चुका। जी। मैंने देख लिया क्या एमएलए क्या की हाँ वो होती पदवी है। है? तो मैंने, ठीक है, मैं ये सेवा करने का मेरे को मौका मिला हुआ है लोगों की, मैं इसमें कर रहा हूँ और ठीक, मैं इसको ही अच्छा समझता हूँ। जी सर। तो वो कहने लगे, देख ले भाई, मैं तो तेरे को एमएलए बना के न और सियासत में फिर से एस्टेब्लिश करना चाहूँ। जी सर। उनके मन में ये बात थी कि भाई इसके साथ ज्यादती हुई। जाती। हाँ, फिर से नहीं लेना था। मैंने उनको साफ ही कह दिया, मैंने, चौधरी साहब क्षमा करना, मैं अब सियासत में जाना नहीं चाहता। क्या मन भर गया था सर या बस वैसे? मेरे को अच्छा नहीं लगा है, जी अच्छा सर। नहीं लगा है। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं आत्मा नहीं मानती मेरी। आत्मा बिल्कुल हाँ, सर। क्योंकि जिस निष्ठा और ईमानदारी से आप आए थे सर जी, उसी हिसाब हाँ, से काम करना चाह रहे थे सर। तो एचपीएससी में भी जी, हालांकि हमारा चेयरमैन भी होता था, दूसरे मेंबर भी होते थे, लेकिन मैं, मेरा ऐसा वो था अपने साथियों के साथ है, सब तरह से सद्भावना थी। अब के मेरे कहने को वो टालते नहीं थी किसी तरह से। बिल्कुल एक इज्जत जो सम्मान हाँ, था सर वो सम्मान के आपका। साथ मैंने काम किया खूब अच्छी तरह से, और मैं वहीं पर ठीक 6 साल वहाँ पर पूरा करके न फिर आ गया मैं यहाँ दादरी अच्छा में। सर। सर कुछ ऐसे और पहलू बताइए जो राजनीति से जुड़े हों, और ताकि हम आपकी बात है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें सर। दादरी के वासी तो मेरे बारे में जानते ही हैं यार, लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया जी, हाँ जी। बहुत प्यार दिया मेरे को, तो इतना कि मैं आभारी रहा। और वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन में रहते हुए भी मैंने ये सोचा कि भी जिन लोगों ने, जिस जनता ने तेरे को इतना प्यार दिया है और सम्मान दिया है, उनकी तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर। तो यहाँ के नौजवानों को जो क्वालिफाइड थे जी सर। उनको एडजस्ट किया क्या बात है सर। सरकारी नौकरी में, अच्छी है। जी। अब वो जो है कोई बहुत बड़े बड़े अफसर बन करके हाँ रिटायर जी। हुए हैं। क्या बात। जैसे एजुकेशन में कोई प्रिंसिपल लगाया, जी सर। कोई लेक्चरर लगाया, तो वो अच्छे उससे रुतबे की सीट रुतबे के से, साथ जी। हाँ। और जैसे जुडिशियरी में मैंने सहायता करी लोगों की, जी सर। तो वो भी जैसे उस वक्त लगाए थे सब जज, और वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बन करके रिटायर हुए। इसी तरह से जो एचसीएस बने थे उस वक्त, जी वो सर। भी कोई डीसी और कोई कमिश्नर के रैंक से रिटायर हुए। रिटायर हुए हैं सर। हाँ, और उन्होंने मेरे को बहुत सम्मान दिया जिंदगी में जब तक वो। अब सर तो परिवार की बात करें तो सर परिवार में कौन कौन है सर अभी फिलहाल? परिवार में मेरे 3 लड़के हैं। हाँ जी। 3 लड़के उस वक्त जब मैं कमीशन में था, तो उन एक लड़की थी मेरी। हाँ जी सर। तो बड़ा लड़का जो था वो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन थी उसकी। जी सर। तो वो उस वक्त डीएसपी का इंटरव्यू उसका वो आया, जी सर। डीएसपी की पोस्ट के लिए हाँ उसने जी। अप्लाई कर रखा था, वैकेंसी थी। हाँ जी। तो बोला कि मैं डीएसपी, मैंने कहा कि ये डीएसपी में कहा ठीक है, तो ये इसकी एसडीओ की पोस्ट मिली हुई है, तो ठीक है, ये अच्छी है। मैं पुलिस की नौकरी को, सर्विस को मना कर दिया। वो नहीं समझता, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझता।
अच्छा अच्छा, इसलिए आपने चाह रहे थे कि एसडीओ में ये हाँ काम करे जी। तो लोगों में भी ये था कि भाई इसके पिताजी तो वो है कमीशन में, ये तो डीएसपी बनेगा ही बनेगा, जी सर। क्योंकि लोगों में तो पुलिस की नौक उस समय एक रुतबा तो होता ही था रुतबा तो सर, ये था ही, अब बिल्कुल भी ही है सही, वो अब तो, भी है सर। और वो सही। रहेगा भी। और वो अवसर सर एक आपके पास सब उस समय पावर भी थी, सब कुछ सब कर कुछ सकते था थे जी। हम, सब कुछ कर कर सकते सकते थे, थे जी, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि सर। हमारे हाथ में ही था। हाथ में था जी, बिल्कुल अब सर। ये जुडिशरी में तो हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हम ही करते थे सब सब कुछ। कुछ आपने जो कर हाँ दिया वो फाइनल है हमने, सर। हाँ एक हाई कोर्ट के जज को हमें स्पेशल स्पेशलिस्ट बुलाया तो करते स्पेशलिस्ट, थे, हाँ जी। लेकिन चलती तो हमारी ही थी, हम ही। चलती रही, हाँ, सही बात है सर। तो इस करके ये ऐसी कई बार तो ऐसे मौके आए कि आजकल तो ऐसा है कि सरकार के ये इतने पराधीन होते हैं मेंबर कमीशन के और चेयरमैन और जो भी कुछ है, जो सरकार कहेगी या चीफ मिनिस्टर कहेगा वही करने पड़ेंगे आप। करने पड़ेंगे जी, ये एक इनके ऊपर दबाव होता है हाँ सर। दबाव उस वक्त भी आया करता था, हाँ जी। लेकिन हम तो नहीं करते नहीं थे कभी ऐसा, नहीं। हम अपनी मर्जी से करते थे। बल्कि मंत्रियों को और चीफ मिनिस्टर को हमसे हमारे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। उस समय ये सर। हाँ ये लिहाज तो वो विवर्तक थे वो उस क्या वक्त। बात नहीं अब तो उठा के रख दें एक है। हाँ तरफ में जी। मेंबर को, पता नहीं क्या कर दें उनके। जी सर। अब कमीशन के दफ्तर में रेड पड़ता है, जी सर। पुलिस कार उसका वो क्या ईडी वगैरह से, ईडी का जी। हाँ ईडी कहते हैं ना इसको, ईडी बोलते हैं हम सर। वो पड़ा। और मैं जो मेंबर था हाँ या जी। सेक्रेटरी था कमीशन का, उसके ऑफिस की अलमारी की नोटों की भरी हुई पकड़ी गई है। बताओ सर। तो ये बात हुई जी। जी। हम तो हमने किसी की परवाह नहीं थी, परवाह कैसे हो जब हम ईमान, बिल्कुल हाँ, साफ सुथरा हमारा साफ वो था। सुथरा छवि थी हाँ सर, छवि उसी थी। हिसाब से आपने कोई काम किया सर। कमीशन के दफ्तर में कोई ईडी या पुलिस दाखिल नहीं हो सकती थी। हाँ जी। सर अब आप 90 साल पार कर चुके हैं सर, बस तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है सर? दिनचर्या तो अब तुम मेरे ये चोट चाट लग गई। हाँ जी। एक तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें इंजरी आ गई, दूसरे मेरी ये हब जो है हाँ जी। ये टूट के मैं गिर गया था, अच्छा अच्छा। हाँ, घर पे ही। तो इससे मेरे पैरों में तकलीफ हो गई और चलने फिरने में मेरे को दिक्कत आ गई। नहीं मैं तो 5 किलोमीटर की तो डेली सैर किया मैंने करता भी था। सर आपको अर्ली मॉर्निंग देखा काफी हाँ बार, आप पहले भी काफी समय हो गया सर। देखते थे, हम मिलते थे हाँ, आपको ऐसे वहां से। घूमने जाते थे आप तो सर आप आज के जो युवाओं हैं, जो युवा हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं तो मैसेज कैसे? यही है कि भाई सादगी से रहो, सादा खाओ, सादा पहनो, सादे विचार रखो, लोगों की सेवा भाव के लिए तत्पर रहो, सेवा करने के लिए, और बेईमानी मत करो, किसी के धन को हड़पने की या जो जिनको कहते हैं ना कि बुरे तरीके, जी सर। उससे धन मत कमाने की वो कोशिश करो, किसी को धोखा मत दो, जी सर। किसी का दिल मत दुखाओ। थैंक यू सर। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, किसी तरह की बीमारी आपको नहीं लगेगी। लगेगी जी। सादा खाओ, ज़्यादा आजकल ऐसा खान पान बहुत खराब हो गया है, हाँ जी। उससे सेहत भी खराब होती है, मन भी खराब होता है, और दूसरों के तकलीफ पहुंचाने की वो भी ना करें हाँ सर। वो भी ना करें। तो सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और आपने इतनी भरपूर जानकारी दी। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद। सर। तो दोस्तों आप देख रहे थे संजय रामपाल पॉडकास्ट, ये हमारा पहला इंटरव्यू है पॉडकास्ट का और हमने हिंदी में स्टार्ट किया है। हर हम समय समय पर आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संजय रामपाल हिंदी पोस्ट का पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें संजय रामपाल पॉडकास्ट। नमस्कार।
धन्यवाद अंकल जी।